बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कहानी का उन्वान है सच गजीदा। आपने कराची के मसरूफ़ तरीन इलाके सदर में एक आदमी को ज़रूर देखा होगा। मैं आम तौर पर उसी इलाके में दिखाई देता हूँ क्योंकि मेरी हैरत अंगेज़ कहानी का आगाज़ उसी इलाके से होता है। मैं बस यूँ ही दुकानों को देखता हुआ जा रहा था। मुझे कोई ख़ास काम भी नहीं था और न ही कहीं पहुँचने की जल्दी थी। रोबीना से मुलाकात 4 बजे होनी थी और अभी सिर्फ 3 बजे थे, यानी 1 घंटा बाकी था। हम बाहरी दफ्तर से बाहर मिला करते क्योंकि दफ्तर में खौफ फसाद खल्क था। बॉस न सिर्फ ओहदे के लिहाज से बड़ा था बल्कि हाथ पाँव का भी खासा मजबूत इंसान था। वैसे तो मेरी एक अदद बीवी भी थी, लेकिन हर शादीशुदा आदमी को अपनी बीवी में खामियां ही नज़र आती। यकीन न हो तो किसी ऐसे से पूछ लें जो आपके ख्याल में बहुत खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहा हो। वो आपके सामने ढेर सी शिकायत लेकर बैठ जाएगा। अरे भाई क्या बताऊं, बस ये समझ लें कि किसी न किसी तरह निभा किए जा रहा हूँ, वरना उसके साथ रहने को दिल नहीं चाहता। तो मैं भी उसमें से एक था। तो उसे मिलने में 1 घंटा था और मैं यूं ही भटकता फिर रहा था। फिर फुटपाथ पर बैठे हुए एक बड़े मियाँ दिखाई दे गए। उनके पास शीशे का एक शोकेस था जिसमें तरह तरह की अंगूठियाँ वगैरह रखी थी। आपने भी इस किस्म की चलती फिरती हुई दुकानें ज़रूर देखी होंगी। मैं ये जानता था कि कमज़ोर अक़ीदों के लोग ऐसी बातों पर बहुत यकीन रखते हैं और अपने नाम की मुनासबत से अंगूठियाँ वगैरह ख़रीद लेते हैं। मैं उन बड़े मियाँ की तरफ देख रहा था। उनके चेहरे पर बेनियाजी की कैफियत थी, जैसे उन्हें परवाह ही न हो कि कोई उनके पास आता है या नहीं आता। अब मेरे पास चूँकि वक्त भी था, इसीलिए मैं उनके पास जाकर बैठ गया। क्या चाहिए बेटा? अपने साइज़ की अंगूठी। नहीं मियाँ, ये अंगूठियाँ तुम्हारे काम की नहीं हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये फितरत की अंगूठियाँ हैं। मिसाल के तौर पे ये अंगूठी ये ईमानदारी की है, इसको पहनकर तुम ईमानदार हो जाओगे। ये बहादुरी की है, इसको पहन लेने के बाद तुम में बहादुरी आ जाएगी। अरे वाह, आप तो जादू की अंगूठियाँ बेच रहे हैं। नहीं मियाँ, ये जादू नहीं है, बरसों की रियाजत है। और कीमत क्या है? कुछ भी नहीं। क्या यानी कि आप ये अंगूठियाँ मुफ्त में दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल मुफ्त, क्योंकि ये अंगूठी तुम्हारी है। मेरा मतलब ये है कि तुम अगर बुज़दिल हो तो अपनी बहादुरी को कहीं गुम कर चुके हो, और वो तुम्हारी गुमशुदा बहादुरी मेरे पास इस अंगूठी की सूरत में है। यानी वो तुम्हारी अपनी ही चीज़ है जिसे तुम वापस ले रहे हो। मेरी निगाह एक जगमगाते नगीने वाली अंगूठी पर पड़ी। मैंने उसकी तरफ इशारा किया। और ये सच्चाई की है, इसको पहनकर तुम सच बोलने लगोगे। बहुत ज़बरदस्त। आपके पास तो बेशुमार फार्मूले हैं। ये फार्मूला नहीं, ये बेवकूफ़, ये हकीकत है। ये देखो, मैंने खुद सच्चाई की अंगूठी पहन रखी है, इसीलिए झूठ नहीं बोलता। तो फिर ऐसा करें, मुझे अंगूठी दे दें, लेकिन एक बात याद रखना, एक बार जो अंगूठी पहन ले वो लाख कोशिशों के बावजूद तुम्हारी उंगली से नहीं उतरेगी। ये समझ लो कि तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन जाएगी। चलें, यह भी मंजूर है। बड़े मियाँ ने अपने शोकेस से सच्चाई वाली अंगूठी निकाल कर मुझे दे दी। मैंने उसी वक्त वो अंगूठी पहन भी ली। कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, बस एक झटका सा लगा था। मैंने वक्त देखा, बीना आने वाली थी। मैं बड़े मियाँ से इजाज़त लेकर उस होटल में पहुँच गया जहाँ वो आने वाली थी। वो जब आई तो उसे देखकर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसमें कोई ख़ास बात तो थी नहीं। एहसास होने लगा कि मैं भी पागल हूँ जो अच्छी खासी चुड़ैल जैसी लड़की के चक्कर में खार हो रहा हूँ। उस वक्त वो बहुत बन-ठन कर आई थी, इसीलिए उसने एक अदा से इटलाते हुए पूछा, ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? 1 नंबर की चुड़ैल। मजाक मत करना, बताओ ना। बता तो रहा हूँ, बिल्कुल चुड़ैल जैसी फिटकार बरस रही है तुम्हारे चेहरे पर। और तुम खुद क्या हो? वो भिन्ना कर बोली, 1 नंबर के मनहूस इंसान, छुहारे जैसी शक्ल है तुम्हारी। रुबीना, मैं तो अपनी अकल पे मातम कर रहा हूँ कि मैंने तुम जैसी लड़की को पसंद कर लिया। अब मुझे भी अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है कि तुम जैसे चमार से मोहब्बत कर ली। तुम चुड़ैल, तुम भूत, तुम मनहूस, तुम लानती। बस ये शुरू हो गया। हम दोनों के दरमियान इसी किस्म की बातों का तबादला होता रहा। फिर वो गुस्से में भिन्ना कर चली गई। लीजिए सर, पहली झटके में रूबीना से मेरे ताल्लुकात ख़त्म हो चुके थे। वैसे मैं अपने आप को बड़ा हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। सच्चाई मुझे हासिल हो गई थी। पूरी दुनिया उस वक्त बहुत हकीर हो गई थी, क्योंकि सिर्फ मैं एक सच्चा इंसान था। बाकी जो लोग दिखाई दे रहे थे वो झूठे थे। मेरी हैसियत सबसे बुलंद थी। मैं घर वापस आया
तो बहुत खुश और मुतमईन था। शायद मुझे वो दौलत हासिल हो चुकी थी जो खुदा के ख़ास बंदों को हासिल होती है। घर पर वक़ार मामू मेरे इंतज़ार में थे। उनका भी मामला कुछ अजीब था। किसी की ज़मीन या जायदाद वगैरह का मामला था। वक़ार मामू ने उस पर किसी तरह कब्ज़ा कर लिया था और बयान ये दिया था कि उन्होंने ज़मीन की रकम मालिक को अदा कर दी है, जबकि मालिक बेचारा मर चुका था। मैंने उसकी सूरत भी नहीं देखी थी, उसे जानता भी नहीं था, लेकिन वक़ार मामू मुझे गवाही के लिए कोर्ट ले जाने वाले थे, जहाँ मुझे गवाही देनी थी कि वक़ार मामू ने मेरी मौजूदगी में उस आदमी को पैसे दिए थे। कल पेशी थी और वक़ार मामू वही याद दिलाने के लिए आए थे। उन्होंने मुझे देखते ही आगे बढ़कर सीने से लगा लिया। खुदा खुश रखे, भांजा हो तो ऐसा हो। क्यों बेटा, याद है ना ये कल गवाही देनी है? जी हाँ मामू, अच्छी तरह याद है, आप बेफिक्र रहें, मैं कल ठीक वक्त पे पहुंच जाऊंगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं खुद लेने आऊँगा। दूसरी सुबह मैं वक़ार मामू के पास साथ कोर्ट पहुंच गया। मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ कर रहा हूँ बिल्कुल गलत है। इंसान को झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं ये सोच ही रहा था कि मेरे नाम का ऐलान हुआ और मैं जाके कटहरे में खड़ा हो गया। हाँ, उसके बाद जनाब मैंने अदालत में मुझसे पूछा, कसम खाओ कि तुम जो कहोगे सच कहोगे? मैंने कहा भाई मुझे जो है ना सच वच की तो आदत नहीं है, लेकिन ये कि जो कहूँगा ठीक ही कहूँगा। नौजवान, तुम अदालत में मजाक कर रहे हो? जनाब अली, मजाक तो मामू ने किया है जो खामोखा मुझे गवाही के लिए पकड़ लाए, जबकि मैं उस आदमी को जानता भी नहीं हूँ। क्या? कमरे में सरगोशियाँ गूंजने लगी। मैंने मामू की तरफ देखा, वो तो बुरी तरह बौखलाए हुए थे, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैं तो सच बोलकर अपना फ़र्ज़ निभा रहा था। नतीजा ये हुआ कि अदालत ने उसी वक्त मामू को 6 महीने की सज़ा सुना दी। मामू की हालत देखने वाली थी। उन्होंने वही खड़े खड़े मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी। उनकी इस हरकत को तौहीन अदालत गर्दान कर मज़ीद 3 महीनों की सज़ा बढ़ा दी गई। ये सज़ा सुनकर मामू को चुप लग गई थी। मैंने जब मामू से माफ़ी मांगी तो उन्होंने गुस्से से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अलबत्ता जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जा रही थी, उन्होंने धमकी दी कि वापस आकर मुझसे निपट लेंगे। बहरहाल जब घर पहुंचकर मैंने वालदा को दास्तान सुनाई तो उन्होंने मुझे बुरा भला करना शुरू कर दिया है। मेरे इकलौते भाई को जेल भिजवा दिया, नालायक औलाद। अरे तू पैदा होती मर क्यों नहीं गया? अम्मा, तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हो रही कि मैं सच बोल कर आ रहा हूँ? अरे जहन्नम में जाए तू और तेरा सच। ज़िंदगी में पहली बार सच भी बोला तो इतना भयानक। लेकिन अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। मैं दफ्तर जाकर भी सच बोलता रहा, बॉस के सामने। बॉस एक खुशामद पसंद आदमी था। उसकी ख्वाहिश होती थी कि उसके हर काम की दाद दी जाए। उस दिन वो कोई टेंडर मंजूर करवा के लाया था। मामूल के मुताबिक उसने कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग तलब कर ली। उसकी इस किस्म की मीटिंग का मतलब ये होता था कि वो कुछ करके आया है और उस कारनामे की दाद चाहता है। सब इसी किस्म की बातें कर रहे थे। वाह वाह बॉस, आपने तो कमाल कर दिया, वो तो टेंडर नामुमकिन था। फिर मेरी तरफ बॉस ने देखा, क्या बात है, तुम क्यों नहीं बोल रहे, तुम्हारी क्या राय है? सर मेरी ज़ुबान ना खुलवाएं तो बेहतर है। सर आपने जो काम किया वो तो कोई बच्चा भी कर सकता है। रिश्वत देकर काम कराना कोई इतना बड़ा कारनामा तो है नहीं। कारनामा तो ये होता कि आप बगैर रिश्वत के टेंडर मंजूर करवा लेते। बॉस भिन्ना कर रह गया। 10 मिनट के बाद उसने मेरे पिछले किसी काम में कीड़े निकालकर दफ्तर से मुझे निकाल कर बाहर कर दिया। मैंने दफ्तर वालों के सामने एक मुख्तसर सी तकरीर की, मेरे भाइयों, इस मुआशरे में कोई तो ऐसा हो जो सच बोलकर लोगों को उनके असल चेहरे दिखाता रहे। अब वो काम मैं कर रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। घर आकर मैंने वालदा से कहा, अम्मा आज तो तुम्हारा बेटा दूसरी मर्तबा सुरखूर हुआ है, दुआ करो कि मेरे कदम इसी तरह जमे रहें। कौन सी दूसरी मर्तबा? पहली दफ़ा मामू को अंदर करवा के और दूसरी दफ़ा आज मैं सच बोलने के सिलसिले में दफ्तर से फारिग कर दिया गया हूँ। लड़के तेरा शायद दिमाग ख़राब हो गया है। आखिर सच बोलने का कौन सा दौरा पड़ा है तुझ पे? कैसी बीमारी लग गई है? मैं इस दौर का शऊर होता जा रहा हूँ अम्मा। अम्मा ने फिर मुझे दुनिया भर की सलवातें सुना डाली। अब मैं बददिल हो गया। ये कैसा माशरा है जिसमें सच की कोई कदर ही नहीं है। उसी वक्त दुरानी साहब आ गए। वो मुझे तलाश करते, फराद मियाँ चले आज फैसला हो ही जाए। किस बात का? अरे भाई तुम कमबख्त नासिर की ठुकाई के लिए अपने कुछ दोस्तों को तैयार रखो। कमबख्त कल भी मेरी बाहया और शरीफ लड़की को छेड़ कर गया है। दुरानी साहब सच्ची बात तो ये कि आपकी लड़की ना तो बाहया है और ना शरीफ है। या दुरानी साहब का चेहरा हैरत से खुला रह गया।
सच कह रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे नासिर को लाइन देते हुए देखा है। दुरानी साहब ने गुस्से में मुझे बुरा भला कहना शुरू किया, मियाँ अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुमने जो मुझसे 10,000 लिए थे वापस करो। दुरानी साहब वो मामला कुछ है रे, ये मामला कुछ और है, जहन्नम में गया मामला। तुम मेरे सामने मेरी लड़की की बुराइयां कर रहे हो, अब मैं तुमको यूँ ही छोड़ दूँ? याद रखो कल शाम तक मुझे हर हाल में अपने पैसे चाहिए। मैंने अपने घर की ज़रूरत के लिए 10,000 रुपये रखे थे। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी वो पैसे करो वापस, दुरानी साहब कल शाम को अपने पैसे ले जाएंगे। क्यों? उन्होंने कहा था जब हों तब दे देना। अब क्या ज़रूरत पड़ गई? ज़रूरत तो शायद कोई नहीं है, लेकिन मैंने उनके सामने उनकी बेटी के बारे में ज़रा सच बोल दिया था। अरे कमबख्त, क्या फिर सच बोल कर आ गया? मैंने बता दिया कि क्या सूरत हाल हुई थी। अम्मी ने ये सब सुनकर भी अपना सर पीट लिया। उन्होंने मेरे सच को 1000 बातें सुना डाली। आखिर बददिली मेरी बढ़ती चली जा रही थी। क्यों हो रहा था ये सब? मैं जानता था कि ये सब उन बड़े मियाँ की अंगूठी की वजह से है, और वो अंगूठी सच बुलवा कर मेरा बेड़ा गर्क की जा रही थी। फिर मैंने एक फ़ैसला कर लिया, अंगूठी की ख्वाहिश जो भी हो, मैं अब सच नहीं बोलूँगा। ये तजुर्बा मुझे बहुत महंगा पड़ रहा था। मज़ीद तबाह होने से बेहतर था कि ख़ुद को संभाल लूँ। मैं कौन सा सच का ठेकेदार लगा हुआ हूँ? जैसा देश वैसा भेस, जैसे सब लोग वैसे मुझे भी है, और मुझे झूठ बोलने का एक मौका मिल ही गया। मेरा एक दोस्त अनवर, उसकी बीवी को उसकी तरफ से एक शिकायत थी जो दुनिया की हर बीवी को हुआ करती है कि अनवर के ताल्लुकात किसी और से भी हैं, और ये सच भी था। अनवर यकीन दिलाता रहा था कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो दफ्तर से फारिग होने के बाद फरहाद यानी मेरे पास आता है। ये इत्तफाक था कि उसकी बीवी को मुझ पर बहुत भरोसा था, मैं जो कहता उस पर यकीन कर लेता। इसलिए अनवर ने मुझे बुला लिया कि मैं झूठ बोलकर उसकी बीवी को मुतमईन कर दूँ। मैं उसकी बीवी को इत्मीनान दिलाने के लिए उसके घर पहुँच गया। इधर उधर की बातों के बाद उसकी बीवी असल मौजू पर आ गई। फरहाद भाई, आप सच सच बताएं, अनवर दफ्तर के बाद कहाँ जाते हैं? जो मैं बताऊंगा यकीन कर लोगी? 100%। तो फिर सुन लो कि अनवर मेरे पास आता है, और शायद यही उसने बताया भी होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये डायरेक्ट मेरे पास नहीं आता, बल्कि रास्ते में एक लाइब्रेरी पड़ती, वहाँ जाकर स्टडी करता है। हालांकि ये भी झूठ है, लेकिन अनवर का किसी लाइब्रेरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। खुदा के लिए फरहाद भाई, आप क्या उल्टी सीधी बकवास किए जा रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरी समझ भाई बात सिर्फ इतनी है कि झूठ बोलने की जान तोड़ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो फिर सच सच बताएं। सच तो ये कि मेरे पास नहीं आते, बल्कि उसके पास जाते हैं जो आपके ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ी चुड़ैल है। मैं तो वहाँ से सच बोल कर आएगा, और जो कुछ हुआ होगा वो जाहिर है कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आपको बताया जाए। लेकिन मसला ये था कि मैंने ये सब क्यों किया? मैं तो झूठ बोलने वाला था कि फिर सच बोलने लगा। मैंने अंगूठी को उतारने की कोशिश की, लेकिन अंगूठी तो जैसे उंगली में पेवस तो कर रही थी, उतर ही के नहीं थी। पसीने पसीने हो गया, लेकिन वो अंगूठी नहीं उतर सकी। फिर मुझे बड़े मियाँ की बात याद आई। उन्होंने बताया था कि अंगूठी जुज़्वे बदन हो जाएगी और कभी नहीं उतरूँगा। मैंने बस पकड़ी और वहाँ पहुँच गया जहाँ उन बड़े मियाँ से मुलाकात, लेकिन बड़े मियाँ वहाँ नहीं थे। मैंने उनको तलाश करने की कोशिश की, फिर मायूस होकर घर वापस आ गया। अम्मी मेरे इंतज़ार में बैठी थी। मुझे कल इंटरव्यू के लिए किसी और ऑफिस में जाना था। मैं वहाँ चला गया। मुझे इंटरव्यू के लिए बॉस के पास भेज दिया गया। तालीम क्या तुम्हारी? जनाब अली बीकॉम कर चुका हूँ। लेकिन क्या? लेकिन ये कि मैंने एक पेपर में अपनी जगह किसी और को बैठा दिया था। क्या? और वो सब्जेक्ट कौन सा था? अकाउंटिंग। कमाल है, यहाँ इसी सब्जेक्ट की ज़रूरत है, तुमने उसी में डंडी मार दी। मैं जानता हूँ जनाब कि आप मुझे जॉब नहीं देंगे, लेकिन मेरे साथ मजबूरी है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, और ये मालूम हो जाने के बाद हम तुम्हें जॉब नहीं दे सकते। प्लीज़ सर ऐसा ना करें, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आया हूँ। खुदा के बंदे तो फिर ये बताने की क्या ज़रूरत थी, इसलिए कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बहरहाल उसने मेरी सच्चाई की बहुत तारीफ़ की, लेकिन जॉब नहीं थी। मैंने घर आकर इस सच के बारे में भी घर वालों को बता दिया, जिनके सुनकर उनके दिमाग फिर गए। लानती इंसान, ये किस किस्म का दौरा पड़ा है तुझे? गुस्से की शिद्दत से अब्बू के मुंह से झाग निकलने लगे थे। तू क्यों सच बोलने चले जा रहा है? अब्बू, मेरा ख्याल है कि सच्चाई इंसान की बहुत बड़ी क्वालिटी है। पहले होती थी, अब नहीं है। अब तेरे लिए सिवाय धक्कों के और कुछ भी नहीं रहा, बस इसी तरह खार होता रहे। तीसरी शाम को रिदा को देखने के लिए कुछ लोग आने वाले थे। रिदा मेरी बहन का नाम है। इस मौके पर अम्मी ने हाथ जोड़ लिए। खुदा के लिए बेटा तू कहीं दफ़ा हो जा, ऐसा ना हो कि तेरा सच फिर कोई गुल खिला बैठा। कमाल करती अम्मी, क्या मैं बहन का दुश्मन हूँ? वादा करके कोई उल्टी सीधी बात नहीं करेगा। आप इत्मीनान रखें, ऐसी कोई बात नहीं होगी।
बहरहाल लड़के वाले आए, माकूल लोग थे, लड़का भी बहुत अच्छा था। अम्मी ने रिदा की तारीफ़ में आसमान ज़मीन के कलाबे भी लाने शुरू कर दिए। क्या बताएं कितनी सुगड़ है, ऐसी कौन सी डिश है जो उसको बनानी नहीं आती। अरे नहीं अम्मा ऐसी बात भी नहीं है, मैंने टोक दिया, सिवाय बिरयानी और चाय के वो जानती ही क्या है। अरे कैसी बात कर रही हो फरात, क्या तुमने अपनी बहन के हाथों के खाने नहीं खाए? मुझे तो याद नहीं आ रहा कि कभी खाया हूँ। अब्बू का बस नहीं चल रहा था कि मुझे गोली से उड़ा दें। बहरहाल ये हुआ कि मेरे इस सच के बावजूद रिश्ता इसलिए तय पा गया कि एक तो खुद रिदा बहुत अच्छी थी, दूसरी ये कि लड़के वालों ने मेरी बात को मजाक समझा था। उनका ख्याल था कि बहन भाई के दरमियान छेड़छाड़ चलती रही। बहरहाल ये हुआ कि उनके जाने के बाद अब्बू ने कहा बरखुरदार बेहतर यही है कि तुम इस घर से निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारा सच हम सबको ले डूबेगा, हम तुम्हारी वजह से कहीं के नहीं रहेंगे। बहरहाल मुख्तसर ये कि मैं खुद अपने घर से निकाल दिया गया। अब मैं क्या करता, मुझे कहाँ जाना था, शहर में मेरा कोई ठिकाना तो था ही नहीं। जब मुझे कहीं पनाह ना मिली तो मैं सदर में उसी जगह आकर बैठ गया जहाँ उन बड़े मियाँ से मेरी मुलाकात हुई थी, सिर्फ इस तवक्को पर कि शायद कभी फिर उनसे मुलाकात हो तो मैं अंगूठी से जान छुड़ाने की दरख्वास्त करूं, लेकिन वो मिल कर नहीं दिए। एक दिन मैं उसी फुटपाथ पे बैठा था कि एक पुलिस वाला आ गया। ए भाई क्या कर रहा है यहाँ? कुछ नहीं भाई, अपने गुनाह की सज़ा भुगत रहा हूँ। ओए कौन सा जुर्म कर दिया तूने? मैं सच बोलने लगा हूँ भाई, इस दौर में इससे बड़ा जुर्म और कोई नहीं हो सकता। ओए ये कौन सा जुर्म हुआ, लगता है छुपा रहा है। भाईजान मैं सच कह रहा हूँ कि सच ने मुझे इस हाल को पहुँचाया है, बकवास करने की ज़रूरत नहीं, चल थाने, तू तो वैसे ही मशकूक बंदा दिखाई दे रहा है। मैं अगर चाहता तो अपने हक़ में दर्जनों सबूत दे सकता था, मेरे घर वाले, मोहल्ले वाले, मेरे दोस्त, लेकिन सच ये कि मैं खुद बोर हो चुका था। नतीजा हुआ कि पहले मुझे थाने ले आया गया, वहाँ मेरी ठुकाई हुई, मुझसे तरह तरह के सवालात किए गए, लेकिन मैं खामोश रहा। फिर मुझ पर कई तरह के मुकदमात बनाकर जेल भेज दिया गया। 6 महीनों की सज़ा हुई। 6 महीनों के बाद जब बाहर आया तो कुछ का कुछ हो चुका था। एक मजदूर, एक मलंग, एक भिखारी। मेरी दुनिया तबाह हो गई है। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, ना घर, ना नौकरी, ना मोहब्बत, ना शादी, ना बच्चे। सोचता हूँ कि जब तक मैं झूठ बोलता रहा कितने मज़े में था, ज़िंदगी कितनी आराम से गुजर रही थी, और अब तो सिवाय सच के मेरे पास कुछ भी नहीं है। खुदा ना खास्ता मैं आपको सच से बददिल नहीं करना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि ये पूरा अहद झूठ है, और जब इस झूठे अहद में कोई सच्चा आदमी आ जाए तो वो एलियन हो जाता है। अगर आपका सदर की तरफ से कभी गुजर हो तो एक आप ऐसे आदमी को देखेंगे जो बोलता तो कुछ नहीं, सिर्फ इशारे करता रहता है कि खुदा के लिए उसकी उंगली में फंसी हुई अंगूठी उतार दो। लोग उसे पागल समझकर हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो पागल नहीं, वो मैं हूँ। आप पता नहीं मेरी कहानी को सच समझ रही हैं झूठ, लेकिन आप ज़रा खुद बता दें, क्या आज के दौर में सच्चाई की कोई अहमियत है? मैं गुजरते लोगों को देखता रहता हूँ, किसी के हाथ में वो अंगूठी नज़र नहीं आती। इसका मतलब है लोगों ने इस बोझ को उतार फेंका है। और जब मैं किसी के हाथ में अंगूठी देखता हूँ तो आवाज़ देता हूँ कि भाई कहाँ जा रहा है, इधर आजा, मेरे पास आए, कब बैठ जा। चला है वो दिले राहत तलब, क्या शादमा होकर, ज़मीने कुएं जाना रंज देगी आसमां होकर, आप मेरे पास आके बैठ जाओ। ये है सर।